So hello everyone, am I audible? फटाफट एक बार बता दीजिए कि आवाज सही आ रही है आप सभी को। ओके, तो डाउट्स वगैरह देख लो, जो आपके डाउट्स हैं वो पहले क्लियर कर लेते हैं हम, जो कि आ चुका है क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 और 39 एक जैसा है, क्वेश्चन नंबर 40 भी थोड़ा सा डिफरेंट है ना, वो भी हम कर लेते हैं। थर्टी एट, 51, 54, 70। और कोई डाउट किसी का? लिखते जाओ कमेंट्स में बस। 41, 61, 56 and 58, 63, 60, 47। सारे क्वेश्चन मुझसे करवा दोगे क्या? 43, 44, 31, सारे क्वेश्चन मुझसे करवा दोगे लगता है आज। सबके अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं बिल्कुल। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया होगा और जो सिंपल क्वेश्चन होगा वो मैं ऑरली बता दूंगा आपको, ठीक है? इससे पहले भी लास्ट क्लास में भी आपको 14 क्वेश्चन जब दिए थे उसमें से 7-8 मैंने करे थे। चलो कोई बात नहीं, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? 33 भी है एक। चलो अच्छी बात है, आपने भी ट्राई करे हैं। देखो सबके अलग अलग ये डाउट, ऐसा तो नहीं है कि सबके एक ही बंदे के इतने सारे डाउट है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउट आता है हमारे पास 31। अब 31 में क्या कह रहा है वो आपसे कि इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। अगर इस रेशियो को मुझे 1:2 करना है तो कितना वाटर हम फर्दर ऐड करेंगे? ठीक है, आपसे बोला गया है कि कितना वाटर हमने फर्दर ऐड करना है। तो चलिए अब कमेंट करना बंद कीजिए, इतने क्वेश्चन होने दो, ठीक है? उसके बाद बाकी देखेंगे। इतने क्वेश्चन होने दो, बाकी बाकी बाद में देखेंगे। तो चलिए जी, तो 2:1 है हमारे पास मिल्क और वाटर, 31st क्वेश्चन। और टोटल कितना है? 60 लीटर है। तो मैं क्या करता हूं, वैल्यूज में निकाल लेता हूं कि मिल्क कितना हो गया मेरे पास 40 लीटर और वाटर कितना हो गया जी 20 लीटर। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि मुझे इस रेशियो को 1:2 करना है। इस रेशियो को क्या बनाना है? 1:2। तो बताओ वाटर कितना ऐड करा जाए? वाटर ऐड करने के लिए बोला और कहा है कि इस रेशियो को मुझे 1:2 बनाना है। अब एक चीज समझो यार, कि अगर वाटर को ही सिर्फ ऐड करना है तो मिल्क तो सेम रखेंगे ना। तो मिल्क की रेशियो ये जो 1 है जी किसके बराबर होगी? 40 के, क्योंकि इसको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो एक की वैल्यू अगर 40 है तो दो की क्या होनी चाहिए जी? 80 होनी चाहिए कि नहीं? तभी तो 1:2 बनेगा। 40 और 80 1:2 तभी बनेंगे। तो वाटर कितना चाहिए आपको? रिजल्टेंट 80 लीटर्स। तो पहले 20 लीटर था, अब 80 लीटर। तो कितना ऐड होगा हमारे पास? 60 लीटर। ठीक है, कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? वाटर 60 लीटर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 लीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 में वो आपको क्या कह रहा है? क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है जी। अब पिछली क्लासेस को ध्यान से देख लोगे तब भी आपको पता चल जाएगा। ये ऐड करना है, एक 7:2 है और एक 7:11 है। गोल्ड कॉपर गोल्ड कॉपर। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना 18। तो पहले बराबर कर लो इनको इंटू 2 करके, 14:4 हो जाएगा और ये कितना है 7:11। तो आंसर आएगा 21:15 या फिर 7:5। क्लास में ही करवाया था ये क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। 33 का एडिशन का क्या आएगा हमारे पास? 7:5। सिंपल ऐड किया है मैंने नंबर्स को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 38। 38 में वो आपसे क्या कह रहा है
कि अ बैग कंटेन्स 216 इन फॉर्म ऑफ रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से समझना, इसको मैं आराम से करवाने वाला हूँ क्योंकि डिफरेंट है क्वेश्चन थोड़ा सा ये। तो इसके मुझे डाउट भी काफी आए थे कल भी, तो आज मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 एक जैसे हैं, तो 38 ध्यान से समझना कि भाई एक बैग है जिसमें टोटल जो वैल्यू है वो 216 रुपीज है, ठीक है। और ये 216 रुपए किस प्रकार से है कि उसमें बैग में कुछ 25 पैसे के कॉइन है, कुछ 50 के, कुछ 1 रुपए के। मतलब कुछ 1 रुपए के कॉइन है, कुछ 50 पैसे के और कुछ 25 पैसे के। और किस रेशो में है, रेशो भी दे रखी है आपको। और रेशो क्या दे रखी है आपको यहाँ पे कि 2:3:4, कि इस रेशो में कॉइन्स हैं। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है 2:3:4, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। आपसे पूछा गया है 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास देखो कल सॉल्यूशन भी आए थे, उन सॉल्यूशंस में क्या था कि बच्चों ने डायरेक्ट कंपेयर कर दिया था, ठीक है। बच्चों ने क्या किया था, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया था कि 2 + 3 + 4 जो भी आता है टोटल 216 के साथ। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, ध्यान से समझना, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास रेशियो है ये कॉइन्स की रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो है। और ये जो मेरे पास वैल्यू है ये रुपीज में है, ठीक है। तो रुपीज को नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो चीज वैल्यू में गिवन होती है वही चीज रेशियो में पता होना चाहिए। अगर वैल्यूज में हमारे पास कुछ रुपीज में गिवन है तो रेशियो भी किसकी होनी चाहिए, रुपीज की, ना कि नंबर ऑफ कॉइन्स की, ठीक है। तो ये जो इन दोनों में जो थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलर कैसे बनाएंगे, देखो ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है ना, इसको मैं नंबर ऑफ रुपीज में, इसको मैं रुपीज के रेशियो में कन्वर्ट करने वाला हूँ। अब कन्वर्ट कैसे होगा, ध्यान से देखना कि देखो जी यहाँ पे रेशियो में 2 कॉइन है 1-1 रुपए के। तो 1-1 रुपए के अगर 2 कॉइन होंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे जी, 2 रुपए। हाँ जी, 1-1 रुपए के अगर 2 कॉइन होंगे, मान लो जी 2 कॉइन ही है 1 रुपए में रेशो में, तो 1-1 रुपए के अगर 2 कॉइन होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपए बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली 50-50 पैसे के अगर 3 कॉइन होंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 50-50 पैसे के 3 कॉइन होंगे तो 1.5, ठीक है। ऐसे ही अगर 25-25 पैसे के 4 कॉइन होंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे, 1 रुपया, ठीक है। अब ये रुपीज में आ गई बात, अब बात आ गई रुपीज में। इसको आप चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे कि पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगा, ठीक है। मतलब तीनों को गुना 10 कर दिया, ये 20 हो गया, ये 10 हो गया और ये पॉइंट हट गया, और 1.5 का क्या बन गया, 15। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 4:3:2। अब ये रुपीज का रेशियो आ गया, मतलब 1 रुपए के कॉइन के अगर 4 रुपए हैं तो 50 पैसे के 3 रुपए बनेंगे टोटल, और 25-25 पैसे के 2 रुपए बनेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो रुपीज का रेशियो है इसको कंपेयर करो 216 के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय 24 और यहां भी मल्टीप्लाई बाय 24, कितना बना, 72 रुपीज। रुपीज का रेशियो है, रुपीज के साथ कंपेयर किया है तो आंसर भी आपका रुपीज में आएगा। इसका मतलब क्या है 72 रुपीज का, कि जो आपके पास 50-50 पैसे के कॉइन्स हैं उनके टोटल 72 रुपीज बनते हैं, ठीक है। 50 पैसे के कॉइन्स को जब मैं ऐड करता हूँ, है ना, गिनता हूँ, तो 72 रुपीज बनते हैं, ठीक है। तो 50 पैसे के कितने कॉइन रहे होंगे, ये चीज आपने खुद सोच लेनी है। सिंपल सी बात है ना, 2 कॉइन मिला के 1 रुपया बनेंगे, 50-50 पैसे के 2 कॉइन मिला के 1 रुपया बनेंगे, तो 72 रुपया बनाने के लिए कितने कॉइन चाहिए होंगे, 144। कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, 144 कॉइन्स। क्लियर हो गया सभी को, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। आपने क्या किया है, पहले जो कॉइन्स का रेशियो है उसको रुपीस के रेशियो में कन्वर्ट करा, फिर रुपीस को आपने रुपीस के साथ कंपेयर किया और वैल्यू निकाली कि 50 पैसे के कितने रुपए बनते हैं, और उसके बाद जो रुपीस आए थे उनको फिर से कॉइन्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है।
ये जो रुपीज में आंसर आया ना 72 रुपीज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास 72 रुपीज और सारे के सारे 50-50 पैसे के सिक्के हैं आपके पास, तो कितने सिक्के होंगे? तो जितने सिक्के आपके पास होंगे उतना आंसर होगा इसका, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले कुछ और भी डाउट्स है वो भी देख लेते हैं। साइना ने क्वेश्चन नंबर 34 को बोला है डाउट, तो बच्चे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा, वो प्लीज खुद करने की कोशिश करो थोड़ा सा। हाँ क्वेश्चन नंबर 40 में करवा दूंगा, ठीक है। थर्टी 33 एंड 34 ये पता कौन से क्वेश्चन है? एडिशन ऑफ रेशो। अब ये मत कहना कि कराया नहीं हुआ इसको। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहे हैं, 40 के बाद 41 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपको कि 53 रुपीज आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स 7 मोर देन बी एंड बी गेट्स 8 मोर देन सी। इस तरीके से है हमारे पास कि ए बी सी को हमने 53 रुपीज बांटने हैं। टोटल मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है उसके पास टोटल 53 रुपीज है ना। अगर तीनों को 53 रुपीज बांटने हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? 53 होना चाहिए, ठीक है। उसने क्या बोल दिया कि ए के पास जो है ना वो 7 रुपए ज्यादा है बी से, और बी के पास 8 रुपए ज्यादा सी से। मतलब ए के पास ज्यादा पैसे हैं बी से और बी के पास ज्यादा पैसे हैं सी से। इसके पास 7 रुपए, इसके पास 8 रुपए। यही है ना क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखो सेम ही है, ऐसे ही करना आपने। तो क्या होगा देखो, अगर मैं मान लो सी को सी मान के चलूं, क्योंकि मुझे इस वैल्यू इस ए बी सी को यहां पे पुट करना है ना, इज इक्वल टू 53। तो अगर मैं सी को सी मान के चलता हूं तो बी के पास कितने पैसे ज्यादा होंगे? सी से 8 रुपए। हाँ जी, ये बी की वैल्यू आ गई, क्योंकि बी के पास सी से 8 रुपए ज्यादा है, तो सी प्लस 8 लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही देखो, ए के पास बी से 7 रुपए ज्यादा है, तो बी की वैल्यू इतनी है सी प्लस 8, ठीक है। तो ए की क्या हो जाएगी? सी प्लस 8 प्लस 7, ये ए की वैल्यू हो जाएगी। चेक करो एक बार, सी के बी के पास सी से 8 रुपए ज्यादा तो सी प्लस 8, और ए के पास बी से 7 रुपए ज्यादा तो सी प्लस 8 जो बी की वैल्यू थी और प्लस 7, ठीक है। तो इसको आप आगे ऐड करो तो सी प्लस सी ये 3c बन जाएगा, प्लस 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 8 23 हो जाएगा, इज इक्वल टू 53। और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आएगी? 53 माइनस 23 अपॉन 3, ठीक है, 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो सी की वैल्यू अगर मेरे पास 10 आएगी तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 8 ज्यादा होगी, है ना। तो कितना हो जाएगा? 18। और ए की वैल्यू क्या आएगी? ए जो है वो बी से 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा होगा तो 25। तो ये रेशो बन जाएगा 25 रेशो 18 रेशो 10। 25 रेशो 18 रेशो 10। क्लियर हो गया सभी को? मैं अभी भी कह रहा हूं नोट मत करना, साथ साथ फिर से एक बार ट्राई करना, ठीक है, निकल जाएगा आपकी बार। मिस्टर डॉक्टर चंदन भाई, ये काम नहीं कर सकता मैं कि आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि अगर मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया तो आपने क्या किया? फिर पेपर देने मैंने नहीं जाना आपके साथ भाई, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आप तो शुक्र मनाओ कि जितने आपको बिना एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन मिलेंगे उतने आपके लिए बढ़िया है। जब तक आप खुद का दिमाग ही नहीं लगाओगे कैसे बात बनेगी? सिंपल सा फंडा है ना। आप करते क्या हो, एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हो, नहीं निकला, डाउट बन गया, कम से कम उसको टाइम तो दो। जब तक खुद क्वेश्चन नहीं निकालोगे तब तक नहीं बात बनेगी भाई। ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऐसे मैं डाउट ले सकता हूँ आपके, चाहे 50 हो चाहे 100 हो, डजेंट मैटर, ठीक है। डाउट मैं आपके ले लूंगा जितने कितने भी, बट ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है इसकी, तो मैंने तो रिकॉर्ड भी कर रखी है, सोल्यूशन तो इसके है ही है मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं है ना उसका। वो तो आपके लिए सिर्फ एक सिंपल शीट ऑफ पेपर हो जाएगी जिसका आपको कोई यूज नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 41।
41 में वो आपको 41 सेम है, 40 एंड 41 बिल्कुल सेम है, 41 अब आप खुद ट्राई करना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44। देखो 43 में सिंपल ए रेशो बी निकालना आपने इक्वेशन थी, ठीक है। 43rd क्वेश्चन एक इक्वेशन है, कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3a + 5b अपॉन 3a - 5b इज इक्वल टू 5। तो बताओ ए रेशो बी क्या रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, बस ए और बी का रेशो निकालना है। तो रेशो किस प्रकार से निकलेगा भाई, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा 3a + 5b इज इक्वल टू 15a - 25b, ठीक है। b उधर चला जाएगा, a इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा 3a - 15a इज इक्वल टू -25b - 5b, यही बनेगा ना। तो -12a इज इक्वल टू -30b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a रेशो b क्या रहेगा। आपको मैंने बता रखा है रेशो कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी दो चीजें इक्वल होती हैं तो रेशो ऐसे हो जाती है 30:12, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5 6 × 2, आंसर आ जाएगा इसका 5:2, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा 5:2। हाँ जी अमोल, इसका 29 और 46 का थोड़ा अलग है, बिल्कुल सही है आपके आंसर जो आपने बताए हैं। 29 का ऑप्शन 4 और 46 का ऑप्शन 2। 46 मैंने आपको मना किया था करने के लिए, क्योंकि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन वगैरह पुट करके निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें लिखा हुआ है 4⁵3.5 डिवाइड बाय 2⁵5। 4⁵3.5 डिवाइड बाय 2⁵5। भाई कैसे करना है, पहले तो बेस सेम करो, इसको 2 कर लो, तो ये 2 की पावर 2 होता है, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा पावर में, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। तो जब भी भाई दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो, तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो ऐसे बनेगा 7 - 5, आंसर आएगा 2 की पावर 2, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो इसका आंसर होगा 4:1, क्योंकि 4 को 4/1 भी तो कह सकते हैं ना। तो ये कितना बन जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए 44 भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 47। देखो उसने कहा है कि a⁵b इज इक्वल टू c⁵d इज इक्वल टू e⁵f इज इक्वल टू 1/2। तो अब आपसे वैल्यूज पुट करने के लिए बोला हुआ है, तो भाई इसमें कुछ मुश्किल है नहीं वैसे। देखो a⁵b भी 1:2 है, b⁵c भी 1/2 है, सॉरी a⁵b भी 1:2 है, c⁵d भी 1:2 है, और e⁵f भी है, वो भी 1:2 ही है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ 3a + 5c + 7e रेशो 3b + 5d + 7f। बस a b c की वैल्यू पुट करनी है, 1 2 1 2 1 2, वैल्यूज पुट करो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करो आपका आंसर निकल जाएगा। तो सर रेशो का मतलब डिवाइड ही तो होता है। 44 में जहां रेशो दिया हुआ है, रेशो का मतलब क्या होता है बच्चे, डिवाइड करना, ठीक है। ये जो उसने ऐसे लिखा हुआ था ना, इस तरीके से लिखा हुआ था, तो रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो अगर रेशो भी मैं चलाता हूँ यहाँ पे, तो तब भी तो यही होगा ना, आपस में डिवाइड ही होंगे ना ये, तो इसीलिए मैंने डिवाइड लिखा है। ठीक है, 47 वैल्यूज पुट करोगे तो आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। जो सिंपल क्वेश्चन है वो ऐसे और लिख रहूंगा, ठीक है। आपको 49 में क्या कहा हुआ उसने कि 6400 डिवाइड करे हैं हमने 3/5 रेशो 2 रेशो 5/3 में, तो बताओ सेकंड पर्सन का शेयर क्या रहा होगा। तो भाई आसान क्वेश्चन था, रेशो थोड़ी सीधी करनी है बस। तो रेशो है हमारे पास इसकी 3/5 रेशो 2 रेशो 5/3। तो पहले तो एलसीएम लेके रेशियो को सही करना पड़ेगा। ये इसको 1 कर लो, तो 15 आएगा एलसीएम, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 × 3 9,
यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, तो रेशो कितनी बनी है हमारे पास 9:30:25। अब इसको आपने कंपेयर करना है वैल्यू के साथ जो कि आपको कितने गिवन है यहाँ पे 6400। ठीक है, रेशियो में टोटल करोगे तो 64 है, वैल्यू में 6400 है, तो इंटू 100 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 900, इसका आ जाएगा 3000, इसका आ जाएगा 2500। आपसे पूछा सेकंड पर्सन की कितनी सैलरी होगी, तो आंसर आएगा आपका 3000। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 3000। नेक्स्ट देखिए 49 भी हो गया हमारा। कौन सा क्वेश्चन था 49। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। अब 51 में वो आपको क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन एबीसी 5:6:8। परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अगला टॉपिक हमारा परसेंटेज ही होगा, जब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पढ़ेंगे तब करवा दूंगा ये वाला क्वेश्चन। ये जो 51st क्वेश्चन है ये तब करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या है। एंड 68। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या है हमारा। आपको क्या बोल दिया उसने कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 इन PQR in ratio 1/2, 1/3, 1/4 by mistake it was divided in the ratio 2:3:4 who gained in the transaction। तो आपको बोला गया है कि बताओ किसको ट्रांजैक्शन में फायदा हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास 47 का ऑप्शन देख लो बच्चे, ऑप्शन होगा ना इसके नीचे। तो PQR है 1/2, 1/3 और 1/4 में अपने बांटना था इसको, ठीक है। और मिस्टेकनली किस रेशियो में बांट दिया इसको 2:3:4 में, ये कर दिया उसने। 117 रुपए थे, हालांकि आपको किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ है उसके लिए आपको वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप सिंपल रेशियो से भी कर सकते हो। पहले इसको सीधा करो रेशियो को, एलसीएम ले लो 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6:4:3, मतलब इस रेशियो में पैसे बांटने थे, 6:4:3 में पैसे बांटने थे, लेकिन बांटे किस रेशियो में 2:3:4 में, ठीक है। लेकिन इन दोनों को कंपेयर करने से पहले ये चीज समझो कि पैसे तो जितने यहाँ पे बटे हैं उतने यहाँ पे बटने थे, मतलब टोटल क्या होना चाहिए था सेम, ठीक है। टोटल क्या होना चाहिए इसका जी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल को सेम करो, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे कितना है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे इंटू 9 करोगे और यहाँ पे क्या करोगे इंटू 13 हो जाएगा। समझ आ गया सभी को। तो इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 54, यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ पे आ जाएगा 27। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 26, 39 एंड 52। तो देख लो जी, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है उसको क्या हो रहा होगा गेन हो रहा होगा। जैसे 36 से 39 हुआ तो Q को गेन हुआ, ठीक है। 27 से 52 हुआ तो R को भी क्या हुआ गेन हुआ, लेकिन P को गेन नहीं हुआ क्योंकि 54 से कितना रह गया इसका 26। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। Q एंड R। अब बेटा एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या आपको, मैंने आपको कहा है कि 46 क्वेश्चन गलती से टाइप हो रखा है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, छोड़ दो, ठीक है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 भी और क्वेश्चन नंबर 46 भी। नाउ नो डिस्कशन ऑन इट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है आपको ये, हाँ जी 54th क्वेश्चन देखो, इसका बस रेशियो सीधी करनी है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, दोनों नंबर सेम इंक्रीज हो रहे हैं। तो पहले हम कर चुके हैं शायद ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसका भी ये डाउट है ना, रेशियो को सीधा करके ट्राई करो कोशिश करने की, अगर फिर भी ना निकले तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं करवाऊंगा मैं आपको, ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। 56 देखो, अब कह रहे 56 में ये तो ओरली निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। उसने क्या बोल दिया कि if a carton obtaining a dozen of mirror is dropped, then which of the following cannot be the ratio of broken mirror to the unbroken mirror। भाई 1 दर्जन मिरर हमने नीचे गिरा दिए, तो बताओ ब्रोकन और अनब्रोकन का क्या रेशियो नहीं हो सकता। 1 दर्जन का पता है ना क्या मतलब होता है 12 मिरर, तो ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशियो कह रहा है कि क्या नहीं हो सकता है। तो
तो पहली ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, 2:1। तो 2:1 की बात करें, टोटल 3 होता है, वैल्यू में 12 × 4 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं टोटल। तो जब टोटल पूरा मल्टीप्लाई होगा तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इस रेशियो में वो टूट सकते हैं, क्योंकि देखो इंटू 4 करोगे तो 8 टूट गए और 4 नहीं टूटे। तो इस रेशियो में तो वो ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशियो आ ही सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो दूसरा ऑप्शन है 3:1। 3:1 क्या होता है, टोटल 4, तो 4 भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 3:2। अगर मैं 3:2 की बात करूं तो टोटल बनता है 5 और वैल्यू में 12, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता किसी भी नंबर से, ये किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 3:2 में कभी भी ग्लास ब्रेक नहीं होंगे, ब्रोकन और अनब्रोकन का रेशियो कभी भी 3:2 में नहीं रहेगा, क्योंकि जो रेशियो का टोटल है ना, रेशियो का जो टोटल है और वो जो वैल्यू का टोटल है वो हमेशा क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए। आपने देखा होगा कि हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं रेशियो में, वो ये चीजें हमेशा क्या आती है, मल्टीपल आती है प्रॉपर, ठीक है। तो अगर प्रॉपर मल्टीपल होंगे तो तभी हम उसको पूरा निकाल सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। तो आपसे यही पूछा गया था कि ब्रोकन और अनब्रोकन का कौन सा रेशियो नहीं हो सकता है, तो आंसर आएगा 3:2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 57 भी था। 57 भी देखो ऑप्शन सही होगा, उसने बोला है कि 2 होल नंबर्स हु सम इज 64 कैन नॉट बी इन द रेशियो। तो 64 ऐसी कौन सी रेशियो है जिसमें हम 64 को नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बताओ फटाफट क्या रहेगा इसका, 57 का आंसर बताइए फटाफट क्या रहेगा, जल्दी से 57 क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए क्या रहेगा। बिल्कुल 3:4, क्योंकि टोटल बनता है 7 और 7 64 से नहीं होता डिवाइड, तो अगर डिवाइड नहीं होता है तो उसको आप डिवाइड कर भी नहीं सकते, रेशियो भी नहीं बना सकते उसका, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 3/4, 3:4। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर, देन व्हाट इज दीज 2 नंबर्स आर इन रेशियो। इस तरीके से बच्चे ए बी और सी कह रहा है कि पहले दो नंबर जो है ना 20% और 30% ज्यादा है थर्ड नंबर से, तो कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, थर्ड नंबर के साथ, ठीक है ना। तो जिसके साथ कंपैरिजन होता है उसको मान लेते हैं हम 100, जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो चीज परसेंटेज में क्या होती है, हमेशा ही 100। तो पहला नंबर इस नंबर से 20% ज्यादा है तो कितना होगा, 120, और दूसरा नंबर इस नंबर से 30% ज्यादा है तो कितना होगा, 130। हाँ जी यही है ना, 20% एंड कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 था ये, 20 एंड 50% ज्यादा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150। बी जो है वो सी से 50% ज्यादा है तो कितना आ जाएगा 150। तो आपसे पूछा गया इन दो नंबर्स का क्या रेशियो है, तो रेशियो बना लो, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से कैंसिल और ये 5 से कैंसिल, तो आंसर आएगा इसका 4:5। आंसर आ जाएगा इसका 4:5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेशियो, इनमें से कौन सी लोएस्ट रेशियो, ये क्या कौन सा डाउट हुआ जी आपका। डिवाइड करो चारों ऑप्शंस को, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी भैया आपका आंसर होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी भैया आपका आंसर होगा। इसका थर्ड ऑप्शन आंसर है 7/15 इज लेस देन हाफ, 7/15 इज लेस देन हाफ, तो ये आंसर होगा लोएस्ट रेशियो। 59 भी देख लो, डाउट आ रहा है फिर से। 94 इज डिसाइड, ये जो यहाँ डिसाइडेड लिखा हुआ है ना वहां पे डिवाइडेड कर लो, ये ऑटो करेक्ट हुआ है, ठीक है। 94 is divided into 2 parts in such a way that 5th part of first and 8th part of second in ratio 3:4. For 5th part of first and 8th part of second is ratio 3:4, ठीक है। मान लो एक नंबर है x और एक नंबर है y, इसका जो 5th पार्ट है और इसका जो 8th पार्ट है वो किस रेशियो में है, 3:4 में, यही है ना। क्लियर हो गया सभी को, पहले नंबर का 1/5 पार्ट और जो दूसरे नंबर का 1/8 पार्ट है वो क्या है, 3:4 में, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं x/y निकालता हूं तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाके तो 15 आएगा, 8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 32।
क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी चीज का 1/5 पार्ट अगर 3 है तो वो पूरी वैल्यू कितनी होगी 15। ऐसे किसी चीज का अगर 1/8 पार्ट 4 है तो वो पूरा कितना होगा 32। तो ये रेशियो बन गया। तो इस रेशियो में अब आपने क्या करना है 94 रुपीज डिवाइड करने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। पहला नंबर 30 और दूसरा नंबर 64। अब जो भी पूछा है उस वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया है कि बताओ फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 30। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 30 रहेगी, ठीक है। 60th हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखिए 61st क्वेश्चन। 61 में उसने क्या बोला है कि भाई 3 नंबर है, रेशियो है 3:4:5। 3 नंबर्स का रेशियो है 3:4:5। तो इसको ऐसा करो x मान लो, ठीक है। आगे उसने क्या बोल दिया, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द सम ऑफ द मिडिल एंड 36। यही है ना, थर्ड नंबर एंड 36। जो लार्जेस्ट है ये है, स्मॉलेस्ट ये है, तो कह रहा है इन दोनों का जो सम है ना ये किसके बराबर है, थर्ड नंबर प्लस 36 के। ये कहा उसने, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ नंबर्स क्या रहे होंगे, तो नंबर ही पूछा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 5 और 3 8 हो गया, ये 4x इधर आके माइनस होगा तो 4x बचेगा इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 9 यहां पुट कर दो, तो 27 36 45 ये होगा इसका आंसर। आपसे पूछा गया है कि बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 27। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 27। सर हाउ थर्ड नंबर इज 4। हाँ जी, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट का सम जो है वो थर्ड नंबर और 36 के बराबर है। तो भाई 2 नंबर उसने ये पहले से बता रखे हैं, तो तीसरा नंबर क्या बचेगा जी, ठीक है जी, तीसरा नंबर क्या बचेगा 4x, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं ऐसे बात करता हूं जी, x y और z, ये सबसे छोटा भाई है, स्मॉलेस्ट ब्रदर है, ये सबसे बड़ा भाई है, ठीक है, जो ये बिग ब्रदर और ये बीच वाला है मिडिल वाला, ठीक है। अगर आपको मैं ये कहूं कि सबसे छोटा भाई और सबसे बड़ा भाई मेरे पास आ जाओ, ठीक है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, जो दूसरा बंदा जो कोई आएगा वो क्या बोलेगा कि भाई तीसरा कहाँ है। तो तीसरे का मतलब ये थोड़ी है कि वो सबसे छोटा ही होना चाहिए, तीसरा कोई भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल वैद, मैंने यही बोला था आंसर 7/15 आएगा बिकॉज इट इज लेस देन हाफ। ऑप्शन में थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डाउट नहीं, आप करेक्ट कर लो उसको। और ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, पता नहीं आप क्या कह रहे हो। आंसर होगा इसका 7/15, लेस देन हाफ। 7/6 15 इज लेस देन हाफ है। इसको जब आप सोल्व करोगे ना आपका आंसर जो होगा वो लगभग मतलब कम ही आएगा, 0.4 समथिंग आएगा, तो आधे से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62 भी डाउट आ चुका है एक और। देखो ये क्वेश्चन तो बच्चे आपको खुद ही करने पड़ेंगे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है ये। 62nd क्वेश्चन क्या है इसमें, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स व्हिच आर इन रेशियो 2:3:4 इज 725। तो ये नंबर है हमारे पास 2:3:4, है ना, 2:3:4 नंबर है। इसको एक्स एक्स मान लो सिंपल। कह रहा अब इनका जो स्क्वायर का, इनका जो स्क्वायर है ना, इन नंबर्स का जो स्क्वायर है उनका सम 725 है, तो स्क्वायर कर लो, 4x², 9x², 16x², इनका सम 725 है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो 16 4 20 और 29, x² इज इक्वल टू 729 और 129 कैंसल आउट करोगे तो 25 बचेगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो बस 5 यहां पुट कर दो। यार ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप खुद कर सकते हो, ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। 64 क्वेश्चन भी हमारा जो है वो परसेंटेज का है, तो परसेंटेज में ही करवाऊंगा वो भी, ठीक है। 63 जो है वो डाउट था किसी का, नो 63 क्वेश्चन भी खुद ट्राई करो, जिसका भी डाउट है प्लीज खुद ट्राई करो, ठीक है। सोच में 725 ही रहा था, डोंट वरी, कैंसिल आउट करो 25 ही आएगा उसका। 9 पंजे 45 होता है ना, तो 5 तभी तो लिखा मैंने, मन में 725 भी सोचा था, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए
इसको तो करना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या, एक बार बताना मुझे 68 किसका डाउट है, प्लीज एक बार कमेंट करना मुझे बताना 68 डाउट किसका है। जिसने भी पूछा है एक बार प्लीज बता दो 68 किसका डाउट है। और जो क्वेश्चन नंबर 70 है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में करेंगे। 68 69 किसका डाउट है प्लीज एक बार, 68 किसका डाउट है एक बार बता दो। और मैं एक चीज और बता दूं, जो आपने अभी मुझसे डाउट पूछे हैं जिसके ज्यादा डाउट थे ये, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कम से कम दिन में 3-4 घंटे पढ़ने की जरूरत है आपको सिर्फ मैथ। सीरियसली सीरियस नोट पे कह रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अब 1-2 घंटे वाली बात है नहीं वो, क्योंकि आपके जो डाउट थे वो बहुत सिंपल थे, जो जिसको आप थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन निकालने में सिंपल भी, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो मैथ के ऊपर, ठीक है। स्टार्टिंग में करने की जरूरत है, एक बार बेसिक चीजें क्लियर होगी ना बाद में फिर वही 1-1.5 घंटे में बात हो जाएगी, ठीक है जी। एक एक लाइन पढ़ के क्वेश्चन को सोल्व किया करो। देखो जब भी क्वेश्चन आए ना आपके पास तो हमेशा एक एक लाइन पढ़ के सोल्व करना उसको। आपने देखा होगा मैं भी आपके डाउट ले रहा था तो मैंने कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा एक साथ, एक लाइन पढ़ता हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन सोल्व करने करता हूँ आपके साथ, जैसे चलो जैसे मैं 54th क्वेश्चन ही कर देता हूँ, ठीक है। एक डाउट भी था वैसे भी तो वो भी हो जाएगा क्लियर। ध्यान से देखना कैसे करता हूँ मैं, देखो एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन पढ़ूंगा और लिखता जाऊंगा इसको। अब उसने क्या बोला कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो 1:2 एंड 2:3, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। 1:2 रेशियो 2:3, तो मुझे पता है कि ये प्रॉपर रेशियो नहीं है तो मैं फटाफट इसको पहले सोल्व कर लूंगा। तो सोल्व कैसे करूंगा इसको, मैं ये 3/2 बनेगा और ये 8/3 बनेगा, ऐसे ही है ना। तो ये रेशियो क्या बनेगी 9:16, तो मैंने इसको 9:16 लिख दिया। ये काम मैंने खत्म कर दिया पहले वाला है, क्योंकि मुझे पता है इसको कभी ना कभी तो करना है तो अभी कर लो। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या बोला उसने कि अगर दोनों नंबर्स को 15 से इंक्रीज किया जाए तो रेशियो बन जाती है 1:2/3 2:1/2, 1:1/3 2:1/2। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1:2/3 एंड 2:1/2। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा 5/3 5/2, यही बनेगा ना। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 जाएगा ऊपर 2 जाएगा इधर, तो ये बनेगा 2:3, यही है ना। मतलब ये एक रेशियो है, इसमें अगर 15 इंक्रीज कर दिया जाए तो ये रेशियो बन जाती है। तो हमने पता है हमको कैसे करना है, इसको x मान लेंगे, तो 9x + 15 ओवर 16x + 15 इज इक्वल टू 2/3। अब जिसका ये डाउट होगा, जिस बच्चे का ये डाउट होगा, जिस बच्चे का ये डाउट होगा उसको ये चीजें तो आती होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये चीजें करने में तो दिक्कत हो रही थी उसको, और ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि अगर इस तरीके से रेशो हो तो उसको लीनियर फॉर्म में कैसे लेके आना है, ठीक है ना। आगे बस इसको सोल्व करो आपका आंसर निकल जाएगा, मुश्किल क्या है इसमें, ठीक है ना। जैसे चलो एक करवा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 66 भी, एक और क्वेश्चन देखो 66 करवा रहा हूं मैं आपको। पहली लाइन में क्या बोला कि 1050 रुपए हमने बांटने हैं पी क्यू आर में इन सच अ वे दैट द शेयर ऑफ पी इज 2/5 ऑफ क्यू एंड आर। भाई आपको ये बोल दिया उसने 1050 रुपए बांटने हैं और पी का शेयर जो है वो 2/5 है किसका, ऑफ क्यू प्लस आर। हाँ जी, ए इज 2/5 ऑफ बी, है ना, ए इज 3/8 ऑफ बी, एग्जाम्पल्स देता था कि नहीं आपको पहली क्लास में मैं ये। तो यहाँ पे पी रेशियो क्यू प्लस आर कितना बनेगा 2:5। तो इन तीनों में पैसे बांटने हैं 1050, तो टोटल कितना है ये 7 है और वैल्यू में कितना है 1050, तो मल्टीप्लाई बाय 150। तो आपसे पी का शेयर पूछा है तो आंसर आएगा 300। पी का शेयर पूछा है तो आंसर कितना आएगा आपके पास 300। अगर आपसे क्यू या आर का शेयर पूछ लेता, ध्यान से सुनना, अगर क्यू और आर अगर आपसे पूछ लेता इंडिविजुअली तो आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइन। बेटा कैसे आंसर आएगा 46 का, लास्ट टाइम कह रहा हूं मैं कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, समझ लो बात को, फॉर्मूले लगेंगे उसमें, फॉर्मूले लगेंगे उसमें, ठीक है। गलती से आ गया है वो क्वेश्चन, ठीक है।
मेरे पास मिक्स क्वेश्चन होते हैं, उनको छांट के मैं अलग अलग करता हूं, तो वो गलती से एक क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया हमारा रेशो। फिर से एक बार सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। फिर से एक बार सारे क्वेश्चन, बेटा 64 क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज में करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। परसेंटेज में सिंपल ही होंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएंगे, परसेंटेज इंक्रीज समझाना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए डाउट तो हमारे खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आएंगे हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक देखो परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा जी परसेंटेज। कैलकुलेशन में एरर होगी आपके, इसलिए नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं अब क्लास के बाद व्हाट्सएप कर देना, कर दूंगा मैं इसका आंसर, ठीक है। ममता जी अब आप लेट हो गए हो, बाद में मैसेज कर देना मुझको, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए परसेंटेज। अब कमेंट नहीं चाहिए मुझे किसी का भी, फिर से बेसिक से समझना है हमने टॉपिक है इसको, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट कि नेक्स्ट क्लास में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपका रेशियो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज में हमने पढ़ना क्या क्या है ये भी देख लो। परसेंटेज में हम देखेंगे परसेंटेज का मीनिंग, फिर हम देखेंगे परसेंटेज का यूज, कि यूज किस तरीके से किया जाता है। पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, फिर आपको यूज का पता होना चाहिए, फिर आपको हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड परसेंटेज। ये परसेंटेज को किस तरीके से निकाला जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, जो आप डाउट पूछ रहे थे ना 64 पता नहीं कौन कौन सा, तो वो इसी का ही है, इसका पार्ट है वो। परसेंट इंक्रीज एंड परसेंट डिक्रीज, काफी क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। इसका यूज प्रॉफिट एंड लॉस में काफी होगा, आपको काफी देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होती हैं जो इसी के ऊपर ही होंगी, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें बोला जाएगा जो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सिर्फ परसेंटेज परसेंटेज के खुद के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वेन डायग्राम्स, परसेंटेज के ऊपर वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं। हालांकि वेन डायग्राम्स रीजनिंग में भी होता है, तो मैं ऐसा करूंगा जो वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चन है ना, ये एंड में करवाऊंगा आपको परसेंटेज में, और उसके साथ ही रीजनिंग वाली वेन डायग्राम भी करवा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और आपको पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम के कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, सिंपल होते हैं वो, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे इसमें इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे मिसलिनियस क्वेश्चंस, फिर बाद में हम देखेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं इसी में कवर करने वाला हूँ, छोटा टॉपिक नहीं है ये, इसको भी मैंने 3 दिन दिए हुए हैं, तो काफी बड़ा टॉपिक है ये भी। चलिए, तो इसको आप नोट कर लो, ये इंडेक्स होता है हमारा, कि कोई भी टॉपिक अगर शुरू करना है तो पहले पता होना चाहिए कि उसमें हमने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप नोट्स भी बना लेना अपने। मीनिंग देखेंगे, यूज देखेंगे, हाउ टू फाइंड परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज, वेन डायग्राम्स, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस एंड मिसलिनियस क्वेश्चंस। मिसलिनियस में मतलब कि कोई टाइप नहीं आएगी, कुछ रैंडमली क्वेश्चन उठा के हम करेंगे, ठीक है। और आपको इसका परसेंटेज का असाइनमेंट भी आज नहीं दूंगा, कल दूंगा, ठीक है। आज का काम आपका यही है कि आपने इसको, जो आपको मैं करवाऊंगा वही आपने पढ़ना है बेसिक, और साथ में रेशियो के क्वेश्चन जो आपके डाउट्स है उनको फिर से ट्राई करना है, ठीक है आपने। तो चलिए मीनिंग से शुरू करते हैं। इसका मीनिंग होता है, देखो परसेंटेज का मीनिंग होता है इस तरीके से, परसेंट, इससे बना है ये परसेंट, और पर का मतलब होता है डिवाइड करना, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, मतलब 100। तो मैं ये कह सकता हूं कि परसेंटेज का मीनिंग होता है पर 100,
ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, पर 100, या फिर हम कह सकते हैं कि परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ एवरी 100, आउट ऑफ एवरी 100, पर 100 कह लो या फिर ये कह लो आउट ऑफ एवरी 100। अब आउट ऑफ एवरी 100 का मतलब क्या होगा इसका, ठीक है, ये मीनिंग समझना। आउट ऑफ एवरी 100 का मीनिंग क्या होता है कि मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि कोई बिजनेस में आपका शेयर 20% है, किसी बिजनेस में आपका शेयर है 20%, तो 20% का मतलब क्या होगा कि हर 100 रुपए के प्रॉफिट पे आपको 20 रुपए मिलेंगे, हर 100 रुपए के प्रॉफिट पे आपको 20 रुपए मिलेंगे। जैसे मान लो अगर प्रॉफिट 100 रुपए होता है तो 20 रुपए प्रॉफिट होगा आपका 20%। अगर मान लो प्रॉफिट 200 रुपए हो गया तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर 300 रुपए प्रॉफिट हो गया तो कितना, सॉरी, आपको कितना शेयर मिलेगा, 60 रुपीज। मतलब हर एक 100 पे जितने पैसे आपको मिलेंगे उसे क्या बोला जाता है, परसेंटेज, आउट ऑफ एवरी 100। ठीक है, आउट ऑफ एवरी 100, समझ गए ना बात को, ठीक है। बाकी एक डेफिनेशन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई हुई थी कि इट इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 100। ये जो परसेंटेज होती है ये एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा ही 100 होता है। समझ रहे हो ना बात को। तो ये आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए परसेंटेज का, कि परसेंटेज मतलब पर 100 होता है, और या फिर क्या कह सकते हैं आउट ऑफ एवरी 100, या फिर एक प्रॉपर एक डेफिनेशन होती है कि इट इज अ फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 100। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका यूज क्या होता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इसका यूज क्या होगा। ठीक है, अब इसका यूज जो है वो ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। जैसे आपने रेशो पढ़ी हुई है, हमें पता है कि जो रेशो होती है वो एक फ्रैक्शन होती है। क्या होती है, एक फ्रैक्शन होती है। ऐसी जो परसेंटेज है ये भी क्या होती है, एक फ्रैक्शन होती है। तो दोनों चीजें सेम ही होती है। ठीक है, रेशो और परसेंटेज दोनों क्या होते हैं जी, सेम होते हैं। तो दोनों का यूज भी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। दोनों का यूज भी क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे रेशियो का यूज था कंपैरिजन करना, परसेंटेज का यूज भी क्या होता है जी, कंपैरिजन करना। जैसे रेशियो का यूज होता था कंपैरिजन करना, वैसे ही परसेंटेज का यूज भी क्या होता है जी, कंपैरिजन करना। बस कंपैरिजन जो है वो किसके साथ होना चाहिए, 100% के साथ। ठीक है, अभी बहुत कुछ बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना उस चीजों को। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होना चाहिए, 100 के साथ। जब 100 के साथ होता है किसी भी चीज का कंपैरिजन, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आपको कोई पूछे कि बताओ आपके कितने नंबर आए हैं, तो हम नंबर्स को डायरेक्ट नहीं बोलते कभी भी, है ना। हम क्या बोलते हैं कि हमारे कितने परसेंट नंबर आए हैं। कोई भी देखो, कोई भी पर्सन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारे कितने नंबर हैं, तो कभी ये थोड़ी कहोगे कि मेरे आए हैं 1570 नंबर या फिर 1872 नंबर। ऐसे हम कभी भी नहीं बोलते। क्योंकि अगर आप मान लो अगर आप ये बोल दो, मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने नंबर हैं, और आप मुझे कह दो कि मेरे इतने नंबर हैं जी, 1872 नंबर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर ज्यादा है आपके या कम है। ठीक है, मैं तो कंपैरिजन कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस दी है या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है आपकी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कितने में से है, आउट ऑफ कितना मुझे नहीं पता। ये आउट ऑफ 2000 भी हो सकता है। अगर आउट ऑफ 2000 होता है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी, है ना, मोर देन 90% नंबर होंगे। लेकिन अगर यही चीज आउट ऑफ 10,000 हो जाए तो ये परफॉर्मेंस काफी पुअर हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब अगर आप नंबर मुझे बताते हो तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा आपका किसी और के साथ, या आपका आपके साथ ही, कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या अच्छी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप मुझे ये बोल दो कि आपके नंबर आए हैं 90%, तो मैं ऑटोमेटिकली कहूंगा कि भाई आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी थी। ठीक है, इस पे कोई टिप्पणी मत करना अपनी अलग से कि नंबर्स को प्रेफरेंस दे रहा हूं मैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भी आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी है। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि जब परसेंटेज ने मुझे बता दिया इसके 90 मार्क्स आए होंगे आउट ऑफ 100, 90 मार्क्स आए होंगे इसके आउट ऑफ 100, तो 100 में से 90 नंबर इज गुड, है ना, अच्छे नंबर है। तो
परसेंटेज मेनली क्या करती है, आपको एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड करवाती है जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। परसेंटेज हमेशा ही क्या करती है, आपको एक बेस प्रोवाइड करवा देती है 100, जिसके साथ आप क्या करते हो, हमेशा ही कंपैरिजन। बस याद रखना कि जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। और उसको आज के बाद हम बेस बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। जिसको भी मैं ये कह दूं कि ये बेस है तो समझ लेना कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होगा और वो परसेंटेज में कितना होगा जी, 100%। क्लियर है। आपका भी जो बेस होगा वो भी क्या होगा, हमेशा 100% होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आप मान लो सिर्फ स्टडी करते हो, जॉब वगैरह नहीं करते हो, तो आपका बेस कौन होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स अभी आपके लिए क्या है, 100% है, आपका बेस है वो। समझ रहे हो ना आपको, जो चीज आपका बेस होती है वो आपके लिए क्या होता है, आपका 100% होता है। समझ रहे हो ना। अगर कोई पर्सन जॉब करता है, आप में से पढ़ रहे हो, अगर आप में से कोई मान लो कोई जॉब कर रहा है, तो आपकी जॉब ही क्या है जी, आपके लिए 100% है, ठीक है। आपकी जॉब ही क्या है, आपके लिए 100% है, क्योंकि वो आपका बेस है, उससे आपका खर्चा चलता है, ठीक है। वो आपका क्या है, आपका बेस है, ठीक है। तो चलिए यूज की बात करें तो हमें पता चल गया कि यूज होता है इसका कंपैरिजन के लिए, और कंपैरिजन हमेशा 100% के साथ होगा, और जिसके साथ कंपैरिजन होगा उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और उसको आज के बाद हम बोलेंगे बेस। जिसके साथ हमारा कंपैरिजन होगा उसको आज के बाद हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाई हुई है, ठीक है, वो भी इसमें यूज होने वाली है, मैं अब दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। अब मैं सीधा आता हूं कि परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, ठीक है। थर्ड हेडिंग आएगा हमारे पास, हाउ टू फाइंड परसेंटेज। हाउ टू फाइंड परसेंटेज, कि परसेंटेज को किस तरीके से निकालना होता है। तो बेसिकली तीन तरीके होते हैं परसेंटेज को सॉल्व करने के, मतलब तीन तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तीन तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है परसेंटेज को निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास इसमें आएगा वो आएगा जी, इस तरीके से लिखा होता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होता है कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो a और b पे अलग अलग वैल्यूज होंगी, बस a और b पे अलग अलग वैल्यूज होंगी बस, और कुछ नहीं है। जैसे आपको इस तरीके से आ जाएगा कि 1500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4500। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। और ऐसे जो ये जो हाउ टू फाइंड परसेंटेज वाला कंसेप्ट है ना, जो डेटा इंटरप्रिटेशन हम आगे चल के करेंगे, डीआई करेंगे, डीआई में काफी यूज होने वाली चीज है ये, ठीक है। तो जो तरीके मैं आपको परसेंटेज में सिखाऊंगा वो जो है वो डीआई में काफी यूज होंगे, तो ध्यान से समझना सारे के सारे उसको, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से कोई भी अभी चैट पे कमेंट नहीं कर रहा है। जब भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीजें हो तो कभी भी चैट को नहीं छेड़ना, सिर्फ पढ़ना है इसको, ठीक है। तो चलिए, तो आपसे बोला गया 1500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4500, तो आपने करना कैसे, परसेंटेज कैसे निकालनी है, ध्यान से समझना कि देखो जहां भी बात परसेंटेज की आती है, चाहे वो परसेंटेज हो चाहे रेशो हो, वहां हमेशा ही कहीं ना कहीं क्या हो रहा होता है, कंपैरिजन, ठीक है। जहां भी बात परसेंटेज या फिर रेशो की आती है वहां हमेशा क्या होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज भी कंपैरिजन करवाती है, रेशो भी कंपैरिजन करवाती है। तो आपने ये देखना है इस क्वेश्चन में कि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बोला हुआ है कि 1500 बताओ 4500 का कितने परसेंट है, तो भाई ऑफ के बाद 4500 आया तो इसी के साथ ही कंपैरिजन हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर मान लो ऑफ के बाद 4500 आ रहा है तो इसी के साथ ही कंपैरिजन हुआ होगा। तो जिसके साथ कंपैरिजन होगा वो वैल्यू हमेशा कहाँ लिखोगे आप, डिनोमिनेटर में। वो वैल्यू हमेशा आप कहाँ लिखोगे जी, डिनोमिनेटर में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, ध्यान से समझना, जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी है वो वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, न्यूमिनेटर में। जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, आपकी न्यूमिनेटर में। और परसेंटेज को निकालने के लिए हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज को निकालने के लिए हमेशा ही मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 100 से। उसके बाद देखो जब आप कैलकुलेट करने चलो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि कोशिश करना कि इस 100 को लास्ट में सोल्व करो, कि कोशिश करना कि इस 100 को लास्ट में सोल्व करो, ठीक है। पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व करने की कोशिश करना हमेशा ही,
जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कितना बना 1/3, ये कितना बन गया 1/3। और ये जो 1/3 फ्रैक्शन होती है इसका परसेंटेज इक्वलेंट कितना होता है जी 33 1/3%। अगर आप इस 100 को सोल्व नहीं करोगे तो आप वो शॉर्टकट यूज कर सकते हो फ्रैक्शन वाली, लेकिन अगर ये 100 सोल्व हो गया तो फिर ये फ्रैक्शन सोल्व नहीं होगी इस तरीके से, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करना 100 को सोल्व ना करो। अगर यहाँ कोई फ्रैक्शन बन जाए तो आप देख लो कि इसका परसेंटेज इक्वलेंट कितना होता है, तो आंसर आएगा 33 1/3%। समझ आ गया सभी को ये? हाँ जी, क्लियर हो गया ना सभी को? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, मान लो इस तरीके से आ जाए कि 300 इज व्हाट परसेंट more than 300 is what percent of 1100, 300 is what percent of 1100। अब ध्यान से समझना, देखो इस क्वेश्चन को भी एक और नई चीज बताने वाला हूं इसमें मैं अब, कि सबसे पहले तो अगर आपसे परसेंटेज पूछे तो कंपैरिजन हो रहा होगा, जिसके साथ कंपैरिजन होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर लिखोगे और मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो है ही है, इतना तो आपने करना ही है। ठीक है, अब देखो जी, एक तरीका तो ये है 2 0 से 2 0 काटे और 3 इंटू 100 करा 300, और 300 को 11 से डिवाइड कर दिया, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका एक और होता है, देखो आपके पास फ्रैक्शन क्या बची है 3/11, और मुझे पता है कि मैंने ये आपको फ्रैक्शन नहीं लिखवा रखी है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको 1/11 की फ्रैक्शन लिखवाई हुई है। ठीक है, मैंने आपको 1/11 की फ्रैक्शन लिखवाई हुई है, जो कि क्या होती है 9 1/11%। ठीक है, 11 12 तक मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 अप टू 1/12 तक लिखवाए हुए हैं मैंने आपको। ठीक है, तो 1/11 कितना होता है 9 1/11%, और यहाँ पे कितना है 3/11 है, तो 3/11 निकालने के लिए इंटू 3 करोगे कि नहीं, 3/11 निकालने के लिए क्या करोगे इंटू 3, तो 3 इंटू 9 1/11 कितना बनेगा आंसर आपका 27 3/11%। इस 3 को दो जगह मल्टीप्लाई करना है, एक तो क्वेश्चन के साथ और एक रिमाइंडर के साथ। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास 27 3/11%। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि 500 इज व्हाट परसेंट ऑफ 900, 500 is what percent of 900, तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा 500 over 900 इंटू 100, यही होगा ना। तो 2 0 से देखो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो 5/9 बचा है, तो 1/9 क्या होता है जी 11 1/9%, और 5/9 कितना होगा इंटू 5 कर दो दोनों तरफ, तो आ जाएगा 55 5/9%। आंसर आ जाएगा 55 5/9%। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए समझ आ गया सभी को? अब मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको पहली टाइप समझ आ चुकी है इसकी, और जो मैंने एक दो चीजें एक्स्ट्रा बताई हैं क्या वो समझ आ गया? वेरी गुड, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, अब एक क्वेश्चन आपने करना है इसका, 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1400। एक क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए मुझे क्या होगा, और एक और क्वेश्चन करना आपने, what percent of 300 is 450, what percent of 300 is 450। पहले इसका आंसर निकालो फिर इसका आंसर निकालो, दो क्वेश्चन आपके पास, जल्दी से करिए।
वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 600 ओवर 1400 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, ये बना 3/7। तो 1/7 हमें पता है 14 2/7 होता है, तो 3/7 क्या होगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो 2, और 2/7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/7। आंसर आ जाएगा 42 6/7%। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 450। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है पहले जैसे ये टाइप यही है, लेकिन लिखा अलग तरीके से है। उसने क्या बोला, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 300, कि बताओ 300 का कितने परसेंट है, कौन, 450। इसका मतलब ये है कि 450 की परसेंटेज पूछी हुई है आउट ऑफ 300। ये बताओ 450 कितने परसेंट है 300 के। ठीक है, जिनका आंसर 66 2/3 आ रहा है वो गलत पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, जिनका आंसर 150% आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये बना 3/2। ठीक है, अब 3/2 है तो 150 होगा, कैंसिल आउट करके देख लो चाहे, तो ये 150% हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज समझ नहीं ना आ रही आपको, तो एक चीज देखो, ऑफ के बाद जो भी आएगा इमीडिएटली उसी के साथ कंपैरिजन होगा। ये इस आज के दिन के लिए बताई थी ये चीज, ठीक है। ऑब्वियसली 300 आएगा डिनोमिनेटर में। पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो, खुद ही पता चल जाएगा कि किसकी परसेंटेज पूछी हुई है। जिसकी परसेंटेज पूछी होगी वो ऊपर, जिसमें से पूछी होगी वो नीचे। देखो ना, व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 450, कि बताओ 300 का कितने परसेंट है 450। 300 का कितने परसेंट है 450, तो 450 की परसेंटेज पूछी है तो वो ऊपर आएगा, 300 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से। आपको बोला गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 450, कि भाई बताओ 300 का कितने परसेंट है 450। ठीक है, तो परसेंटेज पूछिए 450 की। ठीक है, डिवाइड बाय आएगा 300 इंटू 100। भाई साहब दिमाग बिल्कुल नहीं यूज कर रहे आप, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो ना, ऑफ के बाद मैंने आपको ये चीज बताई तो थी कि अगर ना समझ लगे तो ऑफ के बाद जो भी आएगा उसी के साथ ही हमेशा क्या होता है, कंपैरिजन। ठीक है, हमेशा उसी के साथ क्या होता है जी, कंपैरिजन होता है, तो वो आएगा। ठीक है जी, उसे वो आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये पहली टाइप थी हमारे पास। और एक चीज और बता दूं कि इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक है अभी। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पहले मैं तीनों टाइप करवा दूं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सिर्फ बेसिक करवा रहा हूं आपको। ठीक है, सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप आएगी ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ठीक है, सेकंड टाइप आएगी हमारे पास ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि आपको ये कह देगा कि 2100 इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। कि बताओ, सॉरी, मोर देन 1800। ठीक है, तो क्या है ये कि बताओ 2100 जो है वो बताओ 1800 से कितने परसेंट ज्यादा है। 2100 1800 से कितने परसेंट ज्यादा है। अब की बार देखो, सबसे पहला काम आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, और वो आपको पता चल गया होगा कि कंपैरिजन हो रहा है 1800 के साथ। ठीक है, तो आप डिवाइड में क्या करोगे, 1800 करोगे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 हमें पता है होता है। लेकिन अब मेन चीज क्या देखनी है, हमें ये चेक करना है कि परसेंटेज किसकी फाइंड आउट करनी है, किस चीज की परसेंटेज निकालने के लिए वो आपको कह रहा है। तो पढ़ो क्वेश्चन को, 2100 इज व्हाट परसेंट मोर देन 1800, की बताओ 2100 जो है वो 1800 से कितना ज्यादा है। 2100 1800 से कितने परसेंट ज्यादा है। तो ज्यादा कितना है जी, 2100 1800 से कितना ज्यादा होता है, 300 ज्यादा होता है कि नहीं। ठीक है, तो जितना ज्यादा है उसी की परसेंटेज पूछ रहा है वो। ठीक है, ऊपर कौन सा नंबर लिखते हैं, जिसकी परसेंटेज पूछता है। ऊपर कौन सा नंबर लिखा जाता है, जिसकी परसेंटेज पूछी जाती है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, माइनस करके देखा 300 ज्यादा है। ठीक है ना, तो 20 से 20 कैंसिल करा तो ये बना 1/6।
ठीक है। और 1/6 जो है ये परसेंटेज में कितना होता है जी, 16 2/3%। 1/6 परसेंटेज में कितना होता है, 16 2/3%। क्लियर है। एक बच्चे का आंसर था 16 4/6%। हाँ रोबिन, 16 4/6, 4/6 को 2/3 कर लो बेटा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, आपके लिए दे रहा हूं अब एक क्वेश्चन और। आपको इस तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन की, बताओ 3300 is what percent more than 2700। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या रहेगा। फ्रैक्शंस में बताना, पॉइंट्स में मत बताना, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। तो ज्यादा कितना है, 600 ओवर 2700 मल्टीप्लाई बाय 100, यही रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये बचा 2/9। तो 1/9 होता है 11 1/9%। तो 2/9 कितना होगा, 22 2/9%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22 2/9%। ठीक है। सिमिलरली एक और चीज, जैसे यहाँ पे मोर लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे लेस भी लिखा हो सकता है। तो उस लेस वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार से करना है वो भी सीख लेते हैं। तो थर्ड टाइप है हमारे पास कि आपको क्या बोल देगा कि a इज व्हाट परसेंट लेस देन b, कि a जो है वो बताओ कितने परसेंट लेस है किससे, b से। a इज व्हाट परसेंट लेस देन b। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा, आपको ये कह देगा कि 1600 इज व्हाट परसेंट लेस देन 2400। 1600 इज व्हाट परसेंट लेस देन 2400। तो सेम रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे पहले किया था ना वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी, कि आपसे बोला गया 1600 बताओ 2400 से कितने परसेंट कम है। तो कम कितना है जी, 800। परसेंटेज किसकी पूछे कि कितना कम है, तो कम कितना है 800, माइनस करो। और कम किससे है, 2400 से। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, 2400 के साथ। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास है 1/3। और 1/3 क्या होता है, 33 1/3%। ठीक है, 1/3 क्या होता है, 33 1/3%। समझ गए बात को। समझ गए ना बात को, किस तरीके से करना है। तीन तरीके हैं टोटल, तीनों हो गए। सबसे पहले a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, दूसरा है a इज व्हाट परसेंट मोर देन b, और थर्ड है a इज व्हाट परसेंट लेस देन b। ठीक है। तो इन तीनों को अब आपने करना है यूज। कभी भी अगर आपसे परसेंटेज निकालने के लिए बोला होगा ना किसी भी टॉपिक में, इन तीनों में से कोई एक चीज का यूज होगा हमेशा ही। ठीक है। तो क्वेश्चंस को आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ये चीज लगेगी। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं चलो।
शिवम, जो हमारी स्टार्टिंग वाली क्लासेस है ना, पहले वो देख लो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना होता है परसेंटेज में। वैसे गुना 100 होता है ये। अगर आप 1/3 इंटू 100 करोगे ना, तो सोल्व करके देखो, 33 इंटू 3 99, 1 कैरी डिवाइड बाई 3%। बाकी याद करना है इन सबको, ठीक है। तरीका वैसे ये होता है। क्लियर हो गया ना? तो ऐसा करो फटाफट, आपके पास 2 मिनट है, रिवाइज कर लो अभी जो किया है, तब तक मैं मार्कर्स लेके आता हूँ, ठीक है। रिवाइज कर लो, 2 मिनट है आपके पास। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन लिखो सारे एक। 3 liters in case of percent it doesn't necessary that numerator is less than denominator। हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब हम परसेंटेज निकालते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो परसेंटेज है वो ज्यादा 100% से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लो, अगर जितने पैसे आपके पास है, अगर उतने मेरे पास होंगे तो 100% हो गया, लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा हो जाएंगे तो मेरी परसेंटेज भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बस ये देखो, सिंपल सी बात है ना। जब न्यूमिनेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर तो 100% होता है, तो जब न्यूमिनेटर ज्यादा होगा तो उसकी परसेंटेज वैल्यू भी 100% से क्या आएगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी एक बिजनेसमैन की इनकम दो तीन साल में 1000% इंक्रीज होगी, 2000% इंक्रीज होगी, है ना। नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आपको पता ही होगा, न्यूज़पेपर आप भी पढ़ते हो, ठीक है ना। इस तरीके से तो हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है कोई चीज, ठीक है। लेस केस ना ना ना, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा भाई। परसेंटेज नेगेटिव नहीं आएगा, कभी ऐसे कम नहीं होएगी कभी भी, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे, अगर मान लो कम हो रहा है ना, मान लो 20% कम हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हो 20% लेस। 20% लेस लिख देना, नेगेटिव का साइन मत लगाना। नेगेटिव का साइन बहुत कम लगाते हैं, रिजल्ट में कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखो। 3 लीटर ऑफ मिल्क, सॉरी, 3 liters of water, 3 liters of water is added to 3 liters of water is added to 15 liter 3 liters of water is added to 15 liters of mixture 15 liters of mixture containing 15 liters of mixture containing 20% milk, containing 20% milk. Find find percentage of find percentage of milk find percentage of milk in new mixture. Find percentage of milk in new mixture, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। 3 liters of water is added to 15 liters of mixture containing 20% of milk. Then find percentage of milk in new mixture. Then find percentage of milk in new mixture. हाँ जी, करके दिखाइए क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। सिंपल परसेंटेज पूछी हुई आपसे, करिए, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश।
सही आंसर भी आ रहे हैं, गलत भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आंसर निकालो, मुझे आंसर चाहिए पहले तो कि क्या क्या कर सकते हो आप। थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओ, देखो क्या है क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, देखते हैं। आपको क्या बोल दिया उसने कि 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। एक 15 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें 3 लीटर वाटर ऐड करा, तो नया मिक्सचर कितना हो गया, 18 लीटर का हो गया कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो 15 लीटर का मिक्सचर है उसमें 20% क्या है जी, मिल्क है। तो 20% अगर हम 15 का देखें तो कितना हो जाएगा, मिल्क 20% होता है 1/5, और 1/5 हमने निकालना है 15 का, तो कितना आ जाएगा 3 लीटर। तो मिल्क की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 लीटर है। क्लियर है, यही है ना पहली 2 लाइन क्वेश्चन की, कि 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ मिक्सचर, कर दिया ऐड, 18 हो गया, कंटेनिंग 20% मिल्क। तो 15 का 20% कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 3 लीटर। मिल्क कितना हो गया, 3 लीटर हो गया। तो अब नेक्स्ट लाइन में आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ मिल्क, कि मिल्क की परसेंटेज बताओ कितनी है इन न्यू मिक्सचर, नए मिक्सचर में। ठीक है, तो मिल्क की परसेंटेज पूछी हुई है नए मिक्सचर में, नया मिक्सचर कितना है 18, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100। ठीक है, मिल्क की परसेंटेज पूछी हुई है आउट ऑफ न्यू मिक्सचर, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू 100। तो बस भाई इसको आगे सॉल्व करना है, ये होता है 1/6, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 16 2/3%। आंसर क्या रहेगा इसका जी, 16 2/3%। हाँ जी, क्लियर हो गया ना ये, आई होप समझ आ गया होगा सभी को इसके बारे में। गुड, एक और क्वेश्चन करो। अच्छा रिपीट कर दूं, देखो क्वेश्चन पढ़ो ना, पहली लाइन क्या थी कि 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 20% मिल्क। तो 3 लीटर वाटर ऐड करा 15 लीटर ऑफ मिक्सचर में, 18 लीटर हो गया ये। ठीक है, और इसमें क्या है 20% मिल्क है। तो 15 का 20% कितना होता है, 15 का 20% मतलब 1/5 कितना होगा, 3 लीटर, मतलब इसमें 3 लीटर मिल्क है। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछा हुआ है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट में कि फाइंड परसेंटेज ऑफ मिल्क, कि मिल्क की परसेंटेज बताओ कितनी है इन न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर कितना है जिसमें 3 लीटर वाटर ऐड हुआ था, 18 लीटर। तो मिल्क की परसेंटेज निकालनी है, वो ऊपर किसमें से, 18 लीटर में से, वो नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 1/6 आएगा, कितना आएगा आंसर, बेटा परसेंटेज कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, परसेंटेज कर रहे हैं हम, विषमदीप सिंह, परसेंटेज को निकालना सिखा रहा हूं आपको, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूं, ये बिल्कुल ही अलग एक कंपोनेंट है। रेशियो से क्या निकालोगे, कंपैरिजन हो रहा है कहीं पे, आपसे सिंपल पूछा हुआ है कि परसेंटेज फाइंड आउट करो। जब वो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आपसे, तो रेशियो क्यों करूं मैं, रेशियो से मैं क्यों करूंगा उसको, समझो ना थोड़ी बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन अब आपने करना है, अच्छे से करना है उसको। ठीक है, लिखो क्वेश्चन एक, 5 लीटर्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर, 5 liters of water is evaporated, 5 liters of water is evaporated, 5 liters of water is evaporated from 30 liters of mixture, from 30 liters of mixture, from 30 liters of mixture containing 30 liters of mixture containing 16 2/3%, containing 16 2/3% salt, containing 16 2/3% salt. Find percentage of salt, find percentage of salt in new mixture, find percentage of salt in new mixture.
5 liters of water is evaporated from 30 liters of mixture containing 16 2/3% salt. Find percentage of salt in new mixture. बताइए क्या आंसर आएगा इसका। अब ये क्वेश्चन आपने करना है, वेरी गुड, करके दिखाइए। ओके 20 25 तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। और काफी लोगों ने सही आंसर दिया है, इसका आंसर 20 होना चाहिए वैसे अभी तक तो कुछ इस तरीके से था। उसने क्या बोला है कि 5 लीटर वाटर इवेपोरेट होता है 30 लीटर के मिक्सचर से। तो 30 लीटर का मिक्सचर है, उसमें से 5 लीटर वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो नया मिक्सचर कितना है, 25 लीटर का है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा इवेपोरेशन कब हमेशा किसकी होती है। अगर कोई आप मिक्सचर बना दो, है ना, पानी, उसमें पानी में कुछ भी मिला दो आप, अगर कुछ इवेपोरेशन होएगी तो वो हमेशा वाटर की होएगी और किसी भी सब्सटेंस की नहीं होएगी। ठीक है, तो 25 लीटर बच गया हमारे पास मिक्सचर। अब कहा गया है कि इसमें जो पहले वाला मिक्सचर था 30 लीटर वाला, इसमें 16 2/3% क्या है, सोल्ट है। अब 16 2/3% होता है 1/6, तो 1/6 सोल्ट है 30 का। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 5। तो 5 क्या है यहाँ पे, सोल्ट है। तो आपसे पूछा गया फाइंड परसेंटेज ऑफ सोल्ट इन न्यू मिक्सचर। तो नए मिक्सचर में इसकी परसेंटेज पूछी हुई है, तो आंसर आएगा 5 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 1/5 आ जाएगा हमारे पास, तो आंसर आएगा इसका 20%। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका 20%। क्लियर हो गया ना सभी को। तो 20% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब ये तो हो गए जिसमें सिंपल आपसे परसेंटेज पूछी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़े इसके जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, बेसिक्स में जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें होता है कि आपको रेशो का कंसेप्ट भी आ जाएगा एक, मतलब एक रेशो के कंसेप्ट के साथ परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा वो आपको, मतलब स्टेप एक आधा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी एक बार लिखो जरा एक, लिखो जरा क्वेश्चन एक, आपने देखा भी होगा मे भी कभी किसी बुक में, प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया वो। लिखो, रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। rate of income tax is increased by 19%. Hereby, hereby the net income of a person, hereby the net income of a person, hereby the net income of a person is decreased by, hereby the net income of a person is decreased by 1%. Hereby the net income of a person is decreased by 1%. Find, find rate of income tax, फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। जहां क्वेश्चन आपने शुरू किया है ना, वहां पे पहले इफ लगा देना, इफ रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, देन द नेट इनकम ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 1%, देन फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स, देन फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो चलिए, रेशो आपने कर रखा है, परसेंटेज निकालना भी सीखा है, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखो सब कुछ, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दो कि कैसे कैसे कर सकते हैं, या फिर सीधा आंसर निकाल के। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए है, फील फ्री टू यूज इट।
सक्सेसिव से नहीं होगा ये, नो। एंड 5/19% भी इसका आंसर नहीं है, बट आप काफी पास हो इसके। नो, नो, जरूरत, वेरी गुड, एक आंसर सही आ चुका है। अमोल गुप्ता 5% बिल्कुल सही है। अमोल अपना ऐसा करो, थोड़ा सा इनको आइडिया दो किस तरीके से किया आपने। नविता का भी 5% आ गया, मुझे इसमें कमेंट में थोड़ा सा आइडिया दो किस प्रकार से किया आपने। रेशियो का प्रॉपर यूज होगा इसमें, ठीक है, और लास्ट में परसेंटेज निकाल देंगे। जिनका आंसर 5% आया है प्लीज मुझे बताओ कैसे किया ये। वेरी गुड। हाँ जी, चलो देखो सॉल्यूशन देखो, आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा तो उसका हमारी नेट इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये चीज होता है, देखो नेट इनकम होती क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए आप सभी को। नेट इनकम होती है टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स, ठीक है। नेट इनकम क्या होती है हमारे पास, टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स, ये आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपकी इनकम है 50, ठीक है, और अगर आप इनकम टैक्स देते हो 5, ठीक है, तो नेट इनकम कितनी बचेगी 45, ये होती है चीज हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो आप टैक्स देने लग जाओ 10 रुपए, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी 40, ठीक है, नेट इनकम कितनी हो जाएगी आपकी 40। तो यहां से देखो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा, जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम कम होती रहेगी, जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतनी ही नेट इनकम कम होती जाएगी। जब भी देखो टैक्स स्लैब्स इंक्रीज होती हैं, तो जब बजट तो आप भी पढ़ते होंगे, तो आप है ना सारे बोलते हैं यार ये टैक्स बढ़ा दिए, वो कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि टैक्स बढ़ाने से क्या होता है आपकी टोटल इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैकेज आपका उतना ही रहेगा, लेकिन टैक्स काटने के बाद नेट इनकम बहुत कम बच जाएगी, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा इनकम टैक्स होगा उतनी कम नेट इनकम होगी, ठीक है। ये हमेशा बराबर बराबर रहता है, जितना ये इंक्रीज होगा ये उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे अमोल ने भी लगाया है, और वही चीज सेम चीज मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा, बस एक्स वगैरह नहीं मानूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। हालांकि वो तरीका भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। किस तरीके से कर सकते हैं, देखो उसने बोला है कि इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है 19%, तो मैंने लिख दिया कि इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ 19%, लेकिन इसकी वजह से नेट इनकम कितना डिक्रीज हो रही है 1%, ठीक है, नेट इनकम कितना डिक्रीज हो रही है 1%। तो हमें पता है कि जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतनी नेट इनकम घटेगी, मतलब दोनों बराबर है, ठीक है, जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा उतनी नेट इनकम घट जाएगी, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनकम टैक्स रेशियो नेट इनकम निकाल लेता हूं, ठीक है, वो क्या बनेगी 1:19, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, रेशियो क्या बनेगी 1:19, ठीक है। तो नेट इनकम टैक्स है 1, नेट इनकम है 19, तो यहाँ पे टोटल इनकम अगर मुझे निकालनी हो तो टोटल इनकम कितनी होगी, अगर 1 रुपया टैक्स देने के बाद 19 रुपए बचे हुए हैं तो टोटल इनकम क्या रही होगी 20 रुपए होंगे, 1 रुपया टैक्स दिया 19 रुपए बचे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इनकम टैक्स कितने % रहा होगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स,
तो इनकम टैक्स की अगर मुझे परसेंट निकालना है तो 1 रुपए का टैक्स लगा हुआ है इस पे 20 रुपए पे, क्योंकि टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे लगता है, तो डिवाइड बाय 20 होगा, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो आंसर आएगा इसका 5%। आंसर आएगा इसका जी 5%। क्लियर हो गया ना सभी को कैसे करना है ये? ठीक है। अब ये आपको इक्वल वाला रेशियो उल्टा करने वाला कंसेप्ट मैंने आपको रेशियो में भी बताया था, इसलिए मैं कह रहा था रेशियो का यूज होगा। अमोल ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, वेरी गुड। ऐसे ही सबने पढ़ना है, ठीक है। आराम से मजे से 170 180 नंबर आपके आ जाएंगे सी सेट में, अगर इस तरीके से आप चलते जाओगे तो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके जैसा और कैसे क्वेश्चन डाल सकता है वो। लास्ट स्टेप देखो ना, 1:19 आ गया। टोटल इनकम क्या रहेगी 20, क्योंकि 1 रुपया टैक्स देने के बाद आपके पास अगर 19 रुपए बचे हैं तो पहले कितने होंगे 20, टोटल इनकम क्या रही होगी 20। तो आपसे पूछा है इनकम टैक्स कितने परसेंट रहा होगा। क्वेश्चन क्या था, फाइंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना होगा, 1 रुपया इनकम टैक्स लगा आपका जब 20 रुपए आपकी इनकम थी, तो 20 रुपए पे 1 रुपया अगर इनकम टैक्स है तो परसेंटेज में कितना होगा 5%। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लिखो, एक और करो, लिखो savings of a person is increased by 15%। सेविंग्स ओ नहीं विजय, ऐसे नहीं हो सकता, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ये मजाक कर रहे हो ये तो आप, ऐसे नहीं होगा ये। लिखो क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट, सेविंग्स ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 15%। savings of a person is increased by 15%, hereby the expenses are decreased by 5%। hereby the expenses are decreased by 5%। find सेविंग्स परसेंट। ठीक है। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इफ जरूर लिख देना, इफ सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय 15%, hereby the expenses are decreased by 5%। फाइंड सेविंग्स परसेंट। तो बताओ कितने परसेंट सेविंग्स वो करता था। चलिए जल्दी से आंसर बता दो मुझे, क्या रहेगा इसका। इतना ज्यादा आंसर नहीं आएगा वैसे। हाँ ठीक है, 75। चेक करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा। ऑप्शन सॉरी 75 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, एक का 21 भी आ रहा है। सेविंग्स की परसेंट पूछा है भैया, एक्सपेंसेस का परसेंट नहीं पूछा हुआ है। जगप्रीत, ज्योति और मनीषा प्लीज एक बार क्रॉस चेक करो। ट्वेंटी 25 जिनका आ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें भी तो यही चीज होती है ना, जैसे इसमें होता है वैसे ही ये इनकम और एक्सपेंडिचर वाले केस में होता है। इस तरीके से होगा जी कि जो, अगर मैं ये कहूं आपको कि जो एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं, इनकम माइनस सेविंग्स। ठीक है। तो जितनी सेविंग्स बढ़ेगी उतना एक्सपेंडिचर कम होगा। ठीक है। तो आपको बोला गया है कि सेविंग इंक्रीज हुई है 15%, उस वजह से क्या हुआ कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो 5% से कम हो गए, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। तो मैं सेविंग्स और एक्सपेंसेस का रेशियो बना लेता हूं, 5:15 या फिर 1:3, यही बनेगा ना। ठीक है। तो यहां से इनकम कितनी आ जाएगी हमारे पास, इनकम आ जाएगी 4 रुपए। 1 रुपया बचाया, 3 रुपए खर्च किया, तो कमाया कितना होगा 4 रुपए। ठीक है। आपसे पूछा गया सेविंग की परसेंट क्या रही होगी, तो सेविंग किस पे होती है हमेशा, इनकम पे। कुछ कमाओगे तभी तो सेव करोगे ना। ठीक है।
तो 1 रुपया सेविंग हुई है 4 रुपए में, तो कितना आएगा 1/4, और परसेंटेज में सेविंग कितनी होएगी 25%। कितना आंसर आएगा 25%। तो जिन्होंने 75 कर दिया ना, वो उन्होंने एक्सपेंसेस का रेशियो निकाल दिया है, ठीक है। तो ऐसी गलती बार बार मत करना। द क्वेश्चन शुड इंक्लूड सैलरी हैज नॉट इंक्रीज। बिल्कुल ब्रो, अगर मैंने आपको बताया ही नहीं है सैलरी बढ़ी है या नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो। और क्वेश्चन में मेंशन करने की इसको जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी सैलरी भी बढ़ गई होगी, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई सेविंग ज्यादा करना शुरू कर दे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सैलरी बढ़ गई है, या मुझे बताना पड़ेगा कि उसकी सैलरी सेम है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो सेम ही है, उस पर चेंज ना चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए ना बात को। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जो मैंने खुद भी नहीं बनाए हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं खुद अपनी मर्जी से इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा उसको। शिवम कह रहे हैं रिपीट कर दो, तो अच्छा ऑफेंड मत होना कोई भी, ठीक है। इन बातों से ऐसे बोलना पड़ता है ताकि आपको याद रहे हमेशा। रिपीट कर देता हूँ मैं इसको। ये तो आपको पता ही है ना कि जो खर्चा होता है वो क्या होता है, जब आप अपनी इनकम से अपनी सेविंग माइनस करते हो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा सेविंग करोगे उतने आपके खर्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि सेविंग हुई है 15% इंक्रीज, जिसकी वजह से 5% क्या हो गया, खर्चा कम हो गया, ठीक है। तो 15% ऑफ सेविंग्स इज इक्वल टू 5% ऑफ एक्सपेंसिस, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग और एक्सपेंसिस का रेशियो बन गया 1:3, यानी कि अगर 1 रुपया आप बचा रहे हो तो खर्चा कितना हो रहा है 3 रुपए, ठीक है। तो इनकम क्या रही होगी आपकी 4 रुपए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ सेविंग्स का परसेंटेज क्या था। सेविंग्स का परसेंटेज पूछा है, तो भाई 1 रुपया बचा रहे हो आप 4 रुपए पे, 4 रुपए कमा के 1 रुपया बचा रहे हो, तो 1/4 सेविंग कर रहे हो, या फिर परसेंटेज में 25%। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि सैलरी भी चेंज हुई है, तो फिर वो अलग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर वो अलग क्वेश्चन बन जाएगा जो हम आगे चल के करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थे हमारे जो परसेंटेज वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म कर रहा हूं अभी, क्योंकि अगर मैं नया कंसेप्ट अब शुरू करूंगा तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, आधा पौना घंटा चाहिए होता है एक एक चीज को करने के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम शुरू करेंगे। अब आपका काम क्या है कि बस आपने क्या करना है कि रेशो वाली जो असाइनमेंट है उसको अच्छे तरीके से घोट लो, ठीक है। 70 क्वेश्चन जो दिए हैं वो सारे के सारे आपके सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। घर पे उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। दूसरा, ये जो अभी मैंने आपको जितना भी करवाया है इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है घर जाके फिर से, ठीक है। बाकी आपको जो असाइनमेंट है मैं वो आज नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने आज असाइनमेंट दे दी तो आप उसको लग जाओगे, रेशियो छोड़ दोगे। मैं चाहता हूँ कि आज भी फिर आप रेशियो करो, रेशियो के जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो सारे के सारे पढ़ो, फिर से सारे क्वेश्चन करो, और जो आप परसेंटेज में बताया वो करो, ठीक है। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मैंने ग्रुप में शेयर करे हुए हैं अपने जो फ्रैक्शंस हैं वो भी याद कर लेना आप, ठीक है। फ्रैक्शन हमेशा याद होने चाहिए। नो मोल कल मिलेगी सबको, पर्सनली कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ ग्रुप में आएगा आपके, ठीक है। बनाने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, समझा करो बात को, अंदर की बातों को समझा करो थोड़ा सा। टेस्ट सीरीज में देखो बच्चे, टेस्ट सीरीज में क्या होगा, जो पहला टेस्ट है ना उसका आपको लिखा होगा सारा, जो 20 तारीख को टेस्ट होने वाला है, जो 20 तारीख को टेस्ट होने वाला है ना, उसमें सिलेबस लिखा हुआ है, उसमें परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और एक दो टॉपिक रीजनिंग के भी हैं जैसे सिलोगिज्म वगैरह है, ठीक है। तो अगर आप मान लो, आपकी मर्जी है, वैसे 20 तारीख को टेस्ट देना 20 को दो, नहीं तो ऐसा करना 25-26 को टेस्ट दे देना भाई। जो टेस्ट होगा वो लाइव भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 20 तारीख की बजाय आप 25 या 26 को टेस्ट दे दो, ताकि मैं वो सिलेबस तब तक खत्म कर सकूं, ठीक है। बाकी 20 तारीख, आज क्या है, आज 19 तारीख है, अच्छा टेस्ट कर लिया हमारा, है ना। तो मैं आपसे यही सजेशन आपको यही दूंगा कि आप बाद में देना इसका, ठीक है। क्योंकि जो उसमें देखो आ गया, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, रेशियो है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, ब्लड रिलेशन है, तो नहीं ये गलत है, मेंसुरेशन नहीं है इसमें।
हाँ, थोड़ा लेट देना टेस्ट, थोड़ा लेट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 25 तारीख तक या 26 तारीख तक अटेम्प्ट करना। बाकी आपकी मर्जी, आप अगर 20 को ही देना चाहते हो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपने लाइव टेस्ट ही देना है तो। बट मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट तब दो जब उसका सिलेबस खत्म हो जाए, तो मैं उसी तरीके से सिलेबस करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू वेरी मच।